हेलो दोस्तों, मैं विपुल सर आपके सामने बीएड का CC4 लेके आया हूं। और दूसरा क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, पहला क्वेश्चन उसे आप जाकर देख सकते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन जो लाए हैं उस पर चर्चा होगा। और इस तरह सभी वीडियो आप देखिए और बीएड का संपूर्ण विषय का आप तैयारी कीजिए। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन क्या है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इनके प्रकार एवं गुण को वर्णन करें। इनके प्रकार एवं गुण का वर्णन करें। देखिए, सबसे पहले मैं अब हर कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन को बीएड में जो क्वेश्चन है उसको आप क्या करिए, समझिए, रटिए मत। देखिए, सबसे पहले जब कोई भी विषय के बारे में लिखने से पहले उसकी भूमिका लिखा जाता है, उसके भूमिका में उसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग भाषा का भूमिका जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाषा एवं दिव्य पवित्र वरदान है। भाषा क्या है? एक दिव्य पवित्र वरदान है। क्या है? वरदान है जो विचारों की जननी है। जो क्या है? विचारों की जननी है। इतना तो सर्वमान है कि भाषा के वरदान से ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। भाषा की वजह से ही आज मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन चुका है। आइए देखिए, सोचिए, भाषा एक सच में हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसके माध्यम से हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि और यह हमारे उन्नति में बहुत सहायक है। करेक्ट, मैक्स मुलर ने ठीक ही लिखा है कि भाषा एक प्रकृति का देन है। भाषा एक प्रकृति का देन है, तो निसंदेह ही वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ अंतिम रचना है। यह प्रकृति का देन है और यह प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ अंतिम रचना है। देखिए, अब बात यह रहा कि जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित कर रखा था, जिसे क्या था? प्रकृति ने क्या हुआ? मनुष्य के लिए इसे सुरक्षित करके रखा हुआ था। अब बहुत दिन तक भाषा की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत ही माने था। पहले क्या था? बहुत दिनों तक क्या होता? भाषा को लोग मानते कि भगवान का है, देवी शक्ति है, जिसके अनुसार भाषा को ईश्वरीय कृति मान लिया था। जिसके कारण क्या था? भाषा को ईश्वरीय कृति मान लिया था। अब देखिए, प्राचीन भारतीय विचारक यह मानते थे कि ईश्वर ने ऋषियों को दैविक भाषा का ज्ञान प्रदान किया, इसलिए संस्कृत को देव भाषा की संज्ञा दी गई। लोग समझते क्या होता है? जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, उसका होता है, उन्हें सोचते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्राप्त भाषा है जो ये संस्कृत बोलते थे, इसलिए संस्कृत को क्या हुआ? देवीय भाषा में की संज्ञा दी गई, देव का भाषा। देखिए, भूमिका क्या होगी, कौन समझिए, भूमिका लिखो, समझिए। भूमिका लिखकर आप अपने भाषा में उसको डील कर सकते हैं कि भाषा क्या है? एक वरदान है, मनुष्य के लिए एक वरदान है। मनुष्य भाषा के ही वजह से इतना उन्नति कर पाया है, और भाषा से ही हर चीज को जैसे आसान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसे प्रकृति ने क्या था? मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था। और साथ साथ इसे क्या था? पहले लोग मानते थे देवीय भाषा के रूप में। जो संस्कृत विषय का भाषा था, संस्कृत का, उसे कहा था देव को भाषा मानते थे। लोग सोचते कि ये देव मुनि को बोलते हैं तो उनका भाषा है, ठीक है। इस तरह भूमिका आप ले सकते, टेंशन नहीं, थोड़ा भी भूमिका लिखकर आराम से डील कर दीजिए। आना तो रट्टा मारे के बाद कोई बात नहीं है। देखिए, इसका जितना हम समझाए हम एथी पेपर भी मैं डालूंगा लास्ट में, जिसे आप उतार सकते हैं। अब भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ क्या है? विचारों
भावों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्ति को क्षमता रखने वाला वर्णात्मक प्रतीकों को संतुष्टि को भाषा कहते हैं। इच्छा अभिव्यक्ति जितना भी का उसको व्यक्त कर पावे, बता पावे, वो क्या होगा? भाषा कहलाता है। भाषा शब्द संकुचित व्यापक दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। भाषा शब्द क्या है? संकुचित अर्थ दो में प्रयुक्त होता है। अपने संकुचित अर्थ में भाषा शब्दमयी और व्यापक अर्थ में अभिव्यक्ति माध्यम प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के अर्थ में भाषा शब्द संकेतों आदि सभी को अपने भीतर समेट चलती है। भाषा क्या होता है? पूरा संकेत को अपने अंदर समेट कर चला जाता है। ठीक है, इस भाषा का आपको क्लियर हो गया, भाषा का भूमिका और भाषा का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आगे क्या है परिभाषा, इसका डिफिनेशन। खूब ध्यान समझिए, खूब ध्यान समझिए तब समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 20 पेज का 4-5 पेज लिखना होता है, इसलिए आप जितना बढ़िया समझेंगे दिमाग में बैठाइए, सुन लीजिए, सिर्फ वो काफी है आपके लिए। अब परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि ने बताया था भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया था, देखिए आपको कम 2 या 3 गो याद करना पड़ेगा परिभाषा। भाषा एक वह व्यापार है, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। ध्यान समझिए, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है, क्यों बताए थे? तो महर्षि पतंजलि के बताए थे। ठीक है, दूसरा यह कमता प्रसाद बताए थे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचार स्पष्ट समझ सकता है और दूसरों के विचार को भी स्पष्ट रूप से खूब अच्छे तरीके से समझ पाता है। एक और बताए थे कमता प्रसाद, बहुत अच्छा परिभाषा दिए थे। देखिए अगला बताए थे सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार कि भाषा संसार का वैसा नंदमय चित्र है जो ध्वनिक रूप से यह विश्व के हृदय तंत्री के झकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति पाई जाती है। ठीक है, देखिए आगे बताए थे सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार, सब देखिए चारों बता रहे हैं, इसमें आप कोई भी 3 गो या 2 गो याद कर सकते हैं। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के अविस्मरणीय से भरा मानव संसार गुणों की विराट बस्ती से बच गया है। ठीक है, अब ये भाषा का आधार क्या है? भाषा का मुख्यतः 2 आधार होते हैं, एक होता है मानसिक आधार, एक होता है भौतिक आधार। पहला भूमिका, दूसरा भाषा का अर्थ, तीसरा परिभाषा और चौथा भाषा का आधार। तो भाषा का आधार कितना होता है? 2 गो। कौन कौन? मानसिक आधार और भौतिक आधार। ठीक है, मानसिक आधार समझिए, भाषा का मानसिक आधार भाषा का आत्म पक्ष है। भाषा का मानसिक आधार भाषा का आत्म पक्ष है। आत्म पक्ष का संबंध व्यक्त विचारों एवं भावों से होता है। भाषा में होता है व्यक्त विचारों या भावों से होता है और शरीर के भौतिक आधार के सहारे भाषा के उप अर्थ को स्रोत तक पहुंचा जाता है। जो अर्थ होता है उसको स्रोत तक पहुंचाता है मानसिक आधार। यानी समझ सकते हैं कि भाषा का मानसिक आधार क्या होता है? भाषा का आत्म पक्ष है। ठीक है, इसे आप लिंक कर सकते हैं। अब देखिए भाषा जो होता है
एक भौतिक आधार हम जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। कौन कौन भाषा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। लिखित भाषा क्या होता है? जब हम अपने मौखिक विचारों को किसी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो अपने मन की इच्छा को हम जो लिखकर दूसरे बात पहुंचाते हैं, क्या लिखित भाषा है। भाषा का लिखित रूप अधिक अस्थायी माना जाता है। भाषा का लिखित रूप अधिक अस्थायी माना जाता है। हम अपने विचार तथा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? लिखित भाषा क्या होता है? कहीं भी लिख कर कहीं भेजना हो तो जा सकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या है? जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने मन के भाव को छोटे रूप में व्यक्त करता है। अपने मन के भाव आता है, मौखिक रूप से आता है, व्यक्त करता है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। प्राचीन में स्पष्ट ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। प्राचीन क्या था? स्पष्ट ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। अब जानिए सांकेतिक भाषा। नाम है सांकेतिक भाषा। किसी के सामने अपने भाव को प्रकट करने के लिए संकेत देना क्या होता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अगला हम जानेंगे भाषा की विशेषता। तो लिखिए, भाषा की निम्नलिखित विशेषता होती है। एक में भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा की अर्जित संपत्ति है। इसके बारे से क्या करा है? भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है। मनुष्य अपने चारों ओर समाज या वातावरण से भाषा सीखता है। भाषा का अर्जित संपत्ति, ये नहीं कि कोई भाषा ऐसी आया तो उसका ऐसी से वंशानुगत यानी का अपना वंश के अनुसार भाषा चल रहा है, उससे बात नहीं। क्या होता है? देखकर, समाज में देखकर वो सीखता है। भारत वर्ष में उत्पन्न शिशु इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगते हैं क्योंकि उसके चारों का अंग्रेजी का वातावरण मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए भारत में जन्म लिया लेकिन और इंग्लैंड में रह रहा है तो वो क्या अंग्रेजी बोलना सीखता है। क्या है? उसके सामने वातावरण पूरा अंग्रेजी का है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या वाला विशेषता का? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। ये क्या है? इसका देखिए डील करें हम। किसी भाषा विशेष का बोलने वाले उसमें से कम परिवर्तन करना चाहते हैं। जो भाषा जो बोलता है वो क्या था? उसको परिवर्तन करना कम चाहता है। फिर भी किसी देश काल संपर्क के अनुसार भाषा के रूप में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन क्या होता है? कोई ना कोई कारण से उस भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए अगर रह रहा है बिहार में, बिहारी बोल रहा है, अगर वो कहीं गया बंगाल में गया तो रहते तो उसको बिहारी छोड़कर फिर बंगला बोलते सीख जाता है। ठीक है। और इस तरह भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। और पॉइंट है अगला, भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। ये डील करें इसके बारे में। भाषा एक रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भावों को प्रकाशित एवं आपसी विचार विनिमय करते हैं। क्या होता है? इसमें समाज में जितना लोग अपना आपस का विचार और एक दूसरे से विनिमय करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। भाषा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकता नहीं है। भाषा के बिना कोई भी व्यक्ति अपना बात व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं जब वो नहीं हो पाता संकेत के भाषा के रूप में अपने अभिव्यक्त किया मतलब पूरा करता है, बताता है।
इसलिए क्या होता है, भाषा एक सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में होता है। अगला पॉइंट है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा संबंध परंपरा से होता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा क्या है, इसके बारे में कौन पॉइंट है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। इसके बारे में समझिए, भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, हमारे समाज के निर्माण अगला पॉइंट है, भाषा और विचार का अटूट संबंध होता है। क्या होता है, भाषा और विचार का अटूट संबंध है। इसमें क्या होता है, भाषा और विचार एक साथ एक ऐसा संबंध होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से। अगला पॉइंट है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहने से यह सीखा जाता है, यह प्रक्रिया के बारे में। इससे यह कहता है, समाज के अनुसार ही भाषा कोई सीख पाता है। अगला पॉइंट है, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था होती है। भाषा क्या होता है, प्रतीक की व्यवस्था होती है। शब्द में भाषा, इसके बारे में समझिए, शब्द में भाषा का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या विचार को प्रयोग करने के लिए उनके प्रतीकों में राष्ट्र का प्रयोग किया जाता है। इन प्रतीकों के अभाव में किसी भी पदार्थ, जड़ या चेतना का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अगला पॉइंट है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा क्या होता है, भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, नया रूप प्रदान लेते रहता है। इस तरह पूरा क्वेश्चन ये जो पूरा हो गया, आराम से देख के आप सुन लीजिए, तैयारी हो जाएगा। और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके पास पहुंचाएं।